सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज ही हमारा छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का अंतिम वीडियो है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा, गुंजन। तो गुंजन इनकी रचना नहीं है। गुंजन 1932 की रचना है जो पंत जी की रचना है। निहार इनका 1930, रश्मि 32 और नीरजा 1935। ये सभी रचनाएं किनकी हैं? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। गुंजन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं और गुंजन 1932 की रचना है, जबकि निहार, रश्मि, नीरजा, निहार 30 है, रश्मि 32 है और नीरजा 35 है। इनका सांध्य गीत 1936 है। ठीक है, और ये सभी यामा नामक एक काव्य संग्रह में संकलित हैं। यामा इनकी 1940 का एक काव्य संग्रह है और 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, एक्स्ट्रा जो मैं बातें बता रही हूँ वो आप याद रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाएं हैं ग्रंथि 1920, ग्राम्या 40, कला और बूढ़ा चांद 1964, लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1959, सत्यकाम 1975। चिदम्बरा के लिए सन 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लोकायतन के लिए इन्हें 1964 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कला और बूढ़ा चांद के लिए ये कला और बूढ़ा चांद इनकी देखिए कला और बूढ़ा चांद इनकी 1959 की रचना है और इसके लिए 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और कब की है? सन 1920 की रचना है। ग्रंथि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पंत की अन्य रचनाएं पल्लव 1928, उच्छ्वास 1920, वीणा 1927, लोकायतन 1964, स्वर्ण किरण स्वर्णधूलि 1947, गुंजन 1932, युगवाणी 1939, युगपथ 1949, चिदम्बरा 1959। छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दुलोचन। उपयुक्त चर्चित पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है। 645 का आंसर आएगा सुमित्रा नंदन पंत। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, आगे है व्याख्या। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दुलोचन। ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? देखिए, छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उनके उत्तरार्ध रचना काल विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हैं? तो ये किसके थे? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दार्शनिक पृष्ठभूमि उनके उत्तरार्ध रचनाकाल में स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हैं, जबकि सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि किस कविता में यथार्थवादी चेतना का स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो ये इनकी कुकुरमुत्ता रचना है जो 1942 की रचना है। जूही की कली 1916 की रचना है। सरोज स्मृति 1935 का शोक गीत है। जूही की कली इनकी प्रथम रचना है जो मुक्तक काव्य था और इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया गया था। राम की शक्ति पूजा इनकी 1936 की रचना है जो एक लंबी कविता के रूप में जानी जाती है। आगे देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, हाँ जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कुकुरमुत्ता 1942 की रचना है जिसमें यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जूही की कली 1916 प्रथम मुक्त छंद रचना है जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। सरोज स्मृति इनका 1935 का प्रथम शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है जो 1936 की है। आगे है, किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को देखकर को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें मधुचर्या का कवि कहा है? किसको कहा है? किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मधुचर्या का कवि कहा है? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद कवि जयशंकर प्रसाद की कविताओं में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मधुचर्या कहा है, किसको कहा है? जयशंकर प्रसाद को कहा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? मधुबाला इनकी 1936 की रचना है और किसकी है ये? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। प्रलय की छाया 1925 की रचना है जो किसकी है? जयशंकर प्रसाद। पटकथा 1972 की रचना है जो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। कब की है? 1972। और असाध्य वीणा 1961 की रचना है जो किसकी है? अज्ञे जी की रचना है। तो बताएंगे आप सबसे पहले कौन सी आएगी? तो प्रलय की छाया आएगी और प्रलय की छाया यहाँ है और यहाँ है। पटकथा 72 की है, मधुबाला 36 की है, तो कौन सी आएगी? पहले सी ऑप्शन आएगा। देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनकी रचनाएं इस प्रकार से: प्रलय की छाया 1925 जयशंकर प्रसाद, मधुबाला 1936 हरिवंश राय बच्चन। इनकी मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, मधुशाला 1935 है, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937 ये हालावाद के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। याद रखेंगे आप इस बात को। और ये तीनों किसके ग्रंथ हैं? हरिवंश राय बच्चन के ग्रंथ हैं। और हालावाद के प्रवर्तक भी कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। असाध्य वीणा 1961 की रचना है जो अज्ञे जी की है। पटकथा 1972 की है जो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये किसकी है? आप सभी को पता है, ये निराला जी की सरोज स्मृति से ली गई है। अगला है, मैं दिन में ढूंढ रही हूँ जुगने की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक की प्याली में। तो ये किसकी है? ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। आगे है, रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ क्योंकि रोज शाम को थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो ये किसकी? ये आगे की पंक्ति है। आगे है, बिखरी अलके जो के तर्क जाल में, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशि खंड सदृश था स्पष्ट भाल। ये किसका है? ये प्रसाद जी की पंक्ति है। आगे देखते हैं इसका सीधा आंसर। देखिए, ये बताती हूँ मैं आपको। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये निराला जी की पंक्ति है। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक की प्याली में। ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। ये किसकी है? अज्ञे की है। अज्ञे ही बात है कि रोज़ सवेरे थोड़ा जी लेना और भविष्य के लिए मर जाना, तो ये अज्ञे है, अज्ञे की पंक्तियाँ हैं। आगे है, बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशि खंड सदृश था स्पष्ट बाल। ये प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। आगे है, निम्नलिखित पात्रों के संबंध काव्य कृतियों के साथ में आपको मिलाना। क्या पूछा है? देखिए, करण किससे संबंधित हैं? तो करण रश्मि रथी से संबंधित हैं। और ये रश्मि रथी किसकी है? दिनकर जी की रचना है। और आप बताएंगे रश्मि रथी कब की है? तो सन 1952 की रचना है। कमला है वो किससे संबंधित है? तो प्रलय की छाया से कमला संबंधित है। और प्रलय की छाया किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। और कब की है? सन 1925 की है। उसके बाद में आपका ओसिनरी उर्वशी की है। और उर्वशी किसकी है? दिनकर जी की है। और कब की है? सन 1961 की है। उसके बाद में है राहुल यशोधरा से संबंधित हैं। और यशोधरा 1932 की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। कामायनी, मनु, श्रद्धा, ईडा इनसे संबंधित है। और ये 1935 की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। देखते हैं, करण किससे संबंधित है? रश्मि रथी 1952 की रचना है, दिनकर जी की। कमला प्रलय की छाया 1925 की रचना है जो जयशंकर प्रसाद। ओसिनरी उर्वशी 1961 की रचना है जो दिनकर जी की है। राहुल यशोधरा 1932 की, और कहीं कहीं पे आपको 33 में मिल जाएगा, लेकिन ये 32 की रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। लहर किस विधा की रचना है? तो लहर क्या है? एक काव्य है। क्या है? लहर एक काव्य है। किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की 1933 की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद कृत एक काव्य है। जयशंकर प्रसाद के अन्य प्रमुख काव्य हैं उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, कानन कुसुम 1913, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935 आदि किसकी कृतियाँ हैं? जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ हैं। आगे है,
सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं? तो ये छायावादी युग से संबंधित हैं। छायावाद के विष्णु किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि हैं। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। महेश किसको कहा जाता है? निराला को। और ब्रह्मा किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। और महादेवी वर्मा को शक्ति कहा जाता है। पंत की महत्वपूर्ण काव्य उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 आदि हैं। पंत की चिदंबरा 1959 की रचना है और उसके लिए 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है 654। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखते हैं? तो सरोज स्मृति लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1935 का, और एक हिंदी साहित्य का प्रथम शोकगीत है। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति 1935 में कविता लिखी थी। निराला छायावाद के कवि। निराला की अन्य काव्य कृतियाँ राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अर्चना इनकी है। देखिए राम की शक्ति पूजा है इनकी 1936, उसके बाद में है कुकुरमुत्ता है इनकी, तुलसीदास है 1938, कुकुरमुत्ता है इनकी 1942, अर्चना है 1950, आराधना है 1953। और देखिए इनका जो मतवाला और एक समन्वय पत्र का ये क्या करते थे? संपादन। मतवाला इनका 1923-24 में संपादन करते थे और समन्वय का 1922 में इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, आगे है देखिए वह आता दो टूक कलेजे के करता पछता था पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से संबंधित हैं और इसके रचनाकार कौन है? तो ये भिक्षुक से संबंधित है और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछता था पथ पर आता। उपयुक्त पंक्ति भिक्षुक कविता से ली गई है। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? यथातथ्य निरूपण है, संवाद कौशल है, पलायनवादी प्रवृत्ति है और प्रकृति का मानवीकरण है। तो देखिए इसमें प्रकृति का मानवीकरण आएगा। डी ऑप्शन आपका ठीक है। देखिए छायावाद की प्रमुख विशेषता प्रकृति का मानवीकरण है, जबकि अन्य विशेषताएं छायावाद से संबंधित संगत नहीं है। छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है। प्रसाद की किस कृति पर अन्य भाषाओं का भी अनुवाद हुआ है? प्रसाद की ऐसी कौन सी कृति है जिसका अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो ये कामायनी कृति है जो 1935 की रचना है। लहर इनकी 1933, झरना इनकी 1918 और स्कंदगुप्त इनका 1928 का एक नाटक है। देखिए जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी है जो अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। कामायनी महाकाव्य को छायावाद का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। छायावाद को देखिए शांतिप्रिय द्विवेदी ने महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद कहा है। किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन रचनाकारों में छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है, महादेवी वर्मा को शक्ति कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को विष्णु कहा जाता है और बचे निराला जी उनको महेश कहा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभों में मैथिली शरण गुप्त नहीं आते हैं। ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभ इस प्रकार से हैं। जयशंकर प्रसाद इनको ब्रह्मा कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महेश, सुमित्रा नंदन पंत विष्णु और महादेवी वर्मा को शक्ति कहा जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद से संबंधित नहीं है? पूछिए आपसे क्वेश्चन है। देखिए उत्तर है आपका प्रकृति चित्रण है, इसमें दार्शनिकता भी है, प्रेम वर्णन भी है, लेकिन वीर रस की प्रधानता इसमें नहीं है। वीर रस की प्रधानता छायावाद की विशेषता नहीं है, जबकि प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, प्रेम वर्णन छायावाद की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है अणिमा किसकी रचना है? अणिमा को हम बार बार पढ़ चुके हैं कि अणिमा किसकी रचना है, तो आप बताएंगे अणिमा किसकी रचना है? हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं। तो अणिमा रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और कब की है? ये 1943 की रचना है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। अणिमा 1943 की रचना है और किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अनामिका 1923 प्रथम संस्करण और 1938 द्वितीय संस्करण।
परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1943, नए पत्ते 1946 और आराधना इनकी 1953 की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमेह प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमेह प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? तो किसको कहा है? प्रसाद जी को कहा है। किसको कहा है? प्रसाद जी को। आचार्य शुक्ल ने छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद को मधुमेह प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है। आगे है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? तो पुष्प की अभिलाषा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचना है ये। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 को हुआ है। इनकी कविता की प्रमुख पंक्तियां हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। सुभद्रा कुमारी चौहान एकमात्र वीर रस की कवित्री हैं। झांसी की रानी शीर्षक इनकी प्रसिद्ध कविता इन्हीं की रही है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? पल्लव है, ग्रंथि है, गुंजन। अनामिका इनका नहीं है। अनामिका 1923 में प्रथम संस्करण, 1938 में द्वितीय संस्करण और ये किसकी कृति है? निराला जी की कृति है। पल्लव 1928 का है जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ग्रंथि इनकी 1920 की है और गुंजन इनकी 1932 की रचना है। अनामिका काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, जबकि ये किसका है? 1923 या 1938 द्वितीय संस्करण, ये निराला जी की कृति है, रचना है। जबकि पल्लव 1928 का है जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। ग्रंथि 20 और गुंजन 32 ये किसकी हैं? पंत जी की रचना है। इनमें से छायावादी कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जबकि मैथिली शरण गुप्त नहीं है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि प्रसाद पंत निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी युग में सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था। किसके लिए कहा था? इनकी जो भारत भारती रचना 1912 की थी उसके लिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार है, रश्मि है, सांध्य गीत है, जबकि युगांत रचना इनकी नहीं है। युगांत रचना पंत जी की रचना है। युगांत रचना महादेवी वर्मा की नहीं है बल्कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। शेष रचनाएं निहार 1930 की है, रश्मि 1932 है, सांध्य गीत 1936 है, निर्जा इनकी 1935 है और महादेवी वर्मा की रचना है। देखिए, निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत ये सभी यामा संकलन में है। कब है यामा? इनका संकलन 1940 का। यामा के लिए महादेवी वर्मा को सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो किसमें है? तुलसीदास में है, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। तो किसमें है? तुलसीदास में है। तुलसीदास इनकी 1938 की एक प्रबंधात्मक रचना है। तुलसीदास काव्य रचना प्रबंधात्मक विद्यमान है। तुलसीदास 1938 की रचना है। सरोज स्मृति 1935, कुकुरमुत्ता 1942, नए पत्ते 1946 सभी निराला जी की रचनाएं हैं। तुलसीदास एक खंड काव्य भी है। देखिए, निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। क्या है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। तो ये क्या है? रहस्यवाद है इसमें। मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना पंक्ति में गणना रहस्यवाद के अंतर्गत की जाती है। उक्त पंक्ति आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा की है। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन पंत की किस कविता से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेते मेरे दृग मौन पंत की किस कविता की पंक्ति है? तो ये मौन निमंत्रण की पंक्ति है। देखिए, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन, ये काव्य पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत के रचित मौन निमंत्रण से ली गई हैं, जबकि इनकी निशा निमंत्रण, नौका विहार, ज्योत्सना भी सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। इसी के साथ हमारा छायावाद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं।
और छायावाद भी हमारा कंप्लीट हो चुका, बिना उसको सटीक रूप से पढ़ते हुए व्याख्या के माध्यम से ही हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। मेरे हिसाब से छायावाद से आने वाले एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।